इसका तीसरा लेक्चर है और आज हम इसमें बात कर रहे हैं आर सर्किट की। मैं आर सर्किट के बारे में पूरा फेजर डायग्राम के बारे में आपको बारीकी से समझाऊंगा ये क्या होता है। देखिए, पहली बात इसमें समझ लीजिए, आर जो एलिमेंट है ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट डिवाइस है, स्वतंत्र है, इस पर फ्रीक्वेंसी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट। अब इधर आइए, देखिए, जब हम एक आर सर्किट में डीसी सप्लाई देते हैं और एक एसी सप्लाई देते हैं, तो जब डीसी सप्लाई देते हैं जब हम, तो उसमें करंट बहता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें फेजर की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि फेजर वहां डिस्टिंग्विश करता है एसी क्वांटिटीज के लिए जहां पर फेज प्रोवाइड करे। ये करंट या ये वोल्टेज कोई भी इसको फेज प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी बात, एसी सप्लाई में क्या होता है, एसी सप्लाई में भी सेम थिंग होती है कि यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स लगाया और इसमें करंट बही, लेकिन ये कोई भी फेज प्रोवाइड नहीं करता है, शिफ्ट प्रोवाइड नहीं करता। फेज का मतलब कोई भी एंगल, कोई भी उसको एसी क्वांटिटीज को फेज से शिफ्ट नहीं करता है। ठीक है। आइए अब देखें, ये आर सर्किट का मैंने फेजर बना रखा है, दिखाता हूं आपको कैसे। देखिए, आर और आई जो दो पैरामीटर्स हैं हमारे, वी करंट, वोल्टेज और करंट दो पैरामीटर हैं, उसमें मैंने सारी चीजें लिखी हैं फेजर के बारे में। न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा है, पोलर फॉर्म में लिखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इन फॉर्म्स के बारे में विद एग्जांपल मैंने वीडियोस बना रखा है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 2, वो आप जरूर देखें। आइए न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करता हूं। देखिए, ओम्स लॉ ये कहता है किसी भी रेजिस्टिव सर्किट में V इक्वल्स टू IR लगता है, तो V इक्वल्स टू IR मतलब वोल्टेज रजिस्टर में क्या है, IR इंटू R। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, VR इक्वल्स टू IR इंटू R, और करंट भी IR इक्वल्स टू VR अपॉन R। रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम ये क्या लिखेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म फेजर के रूप में फॉर्म होती है। इसमें J की पावर, ये J नहीं है, J की पावर 0 है, J की पावर 0 का मतलब 1। ठीक है, ये J नहीं है, J की पावर 0 है। VR इक्वल्स टू J की पावर 0, VR लिख सकते हैं, IR J की पावर IR लिख सकते हैं। और VR की वैल्यू ये यहां से उठा के रख लीजिए, या IR की वैल्यू यहां रख लीजिए, एक ही बात है। पोलर फॉर्म में देखिए क्या होता है, पोलर फॉर्म ये बताती है कि VR जो वोल्टेज है वो 0 डिग्री पे है, IR जो है वो 0 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड मिला हुआ है उसे। ठीक है, फेज शिफ्ट है दोनों के बीच में। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो VR इक्वल्स टू e की पावर J0 और IR इक्वल्स टू e की पावर J0। ये सारे फॉर्म्स में लिखा है मैंने। अब मैं आपको फेजर दिखाता हूं, देखिए क्या होता है। VR और IR दो क्वांटिटीज हैं, दो एसी क्वांटिटीज है, इन्हीं के रिप्रेजेंटेशन को हम फेजर कहते हैं। दोनों का सापेक्ष गति समझ लीजिए, सापेक्ष मूवमेंट समझ लीजिए, सापेक्ष फेज समझ लीजिए। देखिए, VR जब आपने एसी सप्लाई दी होगी, यानी कोई वोल्टेज दिया होगा, उस वोल्टेज का आर पे क्या प्रभाव पड़ा है विद करंट। ठीक है। देखिए, अगर वोल्टेज यहां से दिख रहा है, साफ साफ दिखता है कि वोल्टेज कोई फेज प्रोवाइड नहीं कर पाता है। जो इस रजिस्टर यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा, VR जो आएगा, वो कोई भी फेज के साथ नहीं आएगा, वो 0 डिग्री पे ही आएगा। तो इसी लाइन पे हम दिखा रहे हैं, J0 की लाइन यही थी, J की पावर 0 की लाइन यही थी। ठीक है, 0 डिग्री, और IR भी उसी फेज में आएगा। तो ये फेजर डायग्राम है किसका, आर सर्किट का। ठीक है, आर सर्किट का फेजर डायग्राम है। इसके बाद हम L सर्किट देखेंगे, उसके बाद C सर्किट, RL सर्किट, RLC सर्किट और कई सारे सर्किट देखेंगे। ये पूरा ब्यौरा है किसका, आर सर्किट का, और आपको अच्छे से पता चला होगा कैसे कैसे फॉर्म में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एल सर्किट। आज हमारा टॉपिक है एल सर्किट। इंडक्टर में हम फेजर डायग्राम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको इंडक्टर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, हम इंडक्टर को जब डीसी सप्लाई देते हैं तो आप जानते हैं कि ये क्या कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। क्यों बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की तरह? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डीसी की जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, इसलिए शॉर्ट सर्किट से बिहेव करता है। तो ये कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाता। इसका रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल। ठीक है, तो ओमेगा 0 यानी एक्सी 0। एसी सप्लाई में ये काम करता है और ये बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है देखेंगे। दूसरी बात, एल जो है एक पैसिव डिवाइस है। पैसिव डिवाइस का मतलब ये होता है कि एक एनर्जी स्टोर्ड डिवाइस है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके बारे में। और फेजर डायग्राम से पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर को हम फेमस वर्ड्स में अगर देखें इंडस्ट्री वगैरह में, तो हम इसको चॉक भी कहते हैं। चॉक मतलब
जो एक तरीके से किसी का रास्ता रोक दे। किसका रास्ता रोक दे? करंट का रास्ता रोक दे। ठीक है, चेंज, अगर मैं बेसिकली कहूं तो चेंज, करंट के चेंज का रास्ता रोक दे। देखिए, जब ये इंडक्टर है, इंडक्टर में एन फेरे होते हैं, इस तरीके से मैं देखता है। देखिए, जब हमने इसमें एसी सप्लाई दी होगी तो यहां से कोई करंट गई होगी, ये करंट को हमने सप्लाई नाम दिया है। सप्लाई जब नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई होती है तो उसको एमएमएफ कहते हैं। एमएमएफ मतलब एक फोर्स, और ये एमएमएफ क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, फ्लक्स को जनरेट करता है। किससे करता है? इस मटेरियल का, कुछ इस मैग्नेट का जो भी होगा, वायर जिससे बने होंगे, उसका अपना रेजिस्टेंस होगा, उसको हम रिलक्टेंस कहते हैं। दोनों का अपॉन में करके फ्लक्स बनता है। फ्लक्स क्या करता है? आपने फैराडे नियम पढ़ा होगा, फैराडे का नियम एन डी फाई बाई डी टी। जब फ्लक्स में चेंज होता है तो एक ईएमएफ जनरेट होता है, जिसको हम ई कहते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। ऐसे ही इसके अक्रॉस एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, जिसको हम नाम देते हैं वोल्टेज इन इंडक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी कहानी होती है इंडक्टर में। ये वीएल आता कैसे, ये आपको समझने के लिए। दूसरी बात, मैंने इंडक्टर के करंट की और इंडक्टर के वोल्टेज की एक ग्राफ बना रखा है। अगर इतनी बात आपको समझ में नहीं आती तो इसका फिजर से कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिजर समझ में आने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने भी बताया हुआ है। देखिए, इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर में जैसे ही आपने सप्लाई दी थी तो इंडक्टर कुछ सेकंड्स के लिए अपनी करंट को राइज करता है, धीरे धीरे करंट बढ़ाता है, और एक कुछ टाइम के बाद वो करंट कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये उसकी इक्वेशन है, दिखाया है। मैं ये डिटेल में जब बताऊंगा, जब मैं इंडक्टर के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ही वोल्टेज क्या करता है इंडक्टर में, कि वोल्टेज कुछ पीरियड के बाद जीरो हो जाता है। बस इतना ही जानना है आपको, और हम फेजर देखेंगे आराम से। ठीक है, अब देखते हैं फेजर डायग्राम। आइए अब हम देखते हैं इंडक्टर का फेजर डायग्राम। ठीक है, देखिए, इंडक्टर में एल सर्किट है, ये एसी लगी हुई है, एल लगा हुआ है। एल इंडक्टर में वोल्टेज क्या होगा इंडक्टर पर, और उसकी करंट कैसे बिहेव करती, दोनों का फेज एंगल क्या है। फेज मतलब ये फेज एंगल जो होता है दोनों के बीच का, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन सिस्टम में, उसी को हम फेजर डायग्राम कहते हैं। इसका एक इक्वेशन है, फेमस इक्वेशन वोल्टेज की, ये होती है एल डी आई बाई डी टी, और ये 1/L 0 to t VL dt। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसका यूज होता है जब न्यूमेरिकल सुनगे तो मैं बताऊंगा। अब देखिए, मेरी प्रीवियस वीडियो थी लेक्चर 2 में, कि फेजर डायग्राम की सीरीज में, जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी एसी को लिखने के 3 मेजर तरीके होते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात ये है, देखिए यहां मैंने लिखना भी बताया आपको कि ये VL है, इसको कैसे लिख सकते हैं, IL। देखिए, V इक्वल्स टू IR, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, यही एज इट इज लगता है। अगर इंडक्टर का वोल्टेज VL है और IL है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, ये रेजिस्टेंस शो करता है, जिसका नाम है L, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी क्या है, VL IL XL, और IL कैसे निकलेगा, VL अपॉन XL, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, VL इक्वल्स टू 0 प्लस J VL, IL प्लस J 0। ठीक है, उसका क्या मतलब है देखेंगे, VL एंगल 90 डिग्री, IL 0 डिग्री, VL EJ 90 डिग्री, IL J 0। अगर इस फॉर्म में कोई दिक्कत है तो आप लेक्चर नंबर 2 देखिए मेरा, जिसमें मैंने बताया किसी रेक्टेंगुलर विद एग्जांपल किसी भी एसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के तरीके। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है, जो करंट होती है वो 90 डिग्री लैग करती है। लैग कैसे करती है बताते हैं अभी। 0 डिग्री पे अगर ये है, इसको रेफरेंस लिया हमने, तो VL कहाँ होगा, VL यहां पर होगा, इससे 90 डिग्री, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हमने बताया कि अगर ऐसे घूमोगे आप, ऐसे करके घूमोगे तो पॉजिटिव निशान आएगा, और अगर ऐसे घूमोगे आप तो नेगेटिव निशान आएगा, जिसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको वामाव्रत, इसको दक्षिणाव्रत बोलते हैं। तो 90 डिग्री। ठीक है, ये इसका फेजर डायग्राम है किसी भी आर सर्किट का। ये 90 डिग्री क्यों लैग करता है, ये कॉन्सेप्ट मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, और पहले ही बता चुका हूं। ये हो गया लीड। ठीक है, तो इसका मतलब वोल्टेज जो है करंट से कितना लीड करता है, 90 डिग्री, क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं,
और अगर ऐसे भी घूम सकते थे आप तो ये -90 डिग्री होता है। इसका मतलब जो करंट है आपकी वो वोल्टेज से कितने डिग्री लैग करती है, 90 डिग्री लैग करती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसे जाएंगे, अगर आप ऐसे चलते हैं ऐसे करके इस डायरेक्शन में तो ये लीड होता है, और ऐसे चलते हैं तो ये लैग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सी सर्किट। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आज हमारा लेक्चर है फेजर इन सी सर्किट। हम कैपेसिटर के अंदर फेजर कैसे बनता है उसको देखेंगे। देखिए, पहली बात यह है कि हम कई सारे लेक्चर देख चुके हैं। हम फेजर सीरीज का ये 5वां लेक्चर है, जिसमें हम देख चुके हैं रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं। आर सर्किट में हम फेजर देख चुके हैं, एल सर्किट में देख चुके हैं, और सी सर्किट में हमें देखना है। पहली बात आप समझिए कि जो सी होता है, कैपेसिटर जो होता है, वो एक पैसिव एलिमेंट है, मतलब ये एक स्टोरिंग डिवाइस है। ठीक है, पहला तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक स्टोरिंग डिवाइस है जो स्टोर करता है एनर्जी को। किस फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में करता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में करता है। जब हम किसी भी कैपेसिटर को डीसी सप्लाई देते हैं तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इस कैपेसिटर के द्वारा प्रदर्शित की गई क्या होती है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, एक्सी, जिसको हम इन कैपेसिटेंस रिएक्टेंस भी कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। कौन सी? धारतीय प्रतिघात कहते हैं, 1/ओमेगा सी। अब ओमेगा डीसी की कितनी होती है, 0 होती है। अगर ओमेगा का मतलब फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। जब हम एसी में सप्लाई देते हैं, कैपेसिटर में एसी सप्लाई देते हैं तो ये काम करता है। कैसे काम करता है देखेंगे। अब ये एक मैंने सी लगा रखा है एसी सप्लाई के थ्रू, कनेक्ट कर रखा है सी, एसी सप्लाई दे रखी है किसी कैपेसिटर को, और हमने ऐसे कई सारे रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता चुका है। सेकंड लेक्चर नंबर 2 देखिएगा मेरा, उसमें ढंग से आपको एक बारीकी से समझाया गया विद एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन दिया, मैं फिर आपको फेजर की बताऊंगा। पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इसकी, इसमें भी ओम का नियम लगता है। अगर आप लगाना चाहें, कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज VC, इसके जाने वाली करंट C, और R कितना है, V = IR होता है ओम का नियम। तो वोल्टेज है हमारा VC अक्रॉस, करंट है इसमें जाने वाली IC, और इसके द्वारा रेजिस्टेंस कितनी होती है, XC। तो यही यहां से इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। VC = IC, XC, IC = VC/XC निकाल सकते हैं। रेक्टेंगुलर वैल्यू कैसे लिखते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि जो VC होता है, VC मतलब कैपेसिटर पर वोल्टेज, वो करंट से 90 डिग्री लैग करके चलता है। वो कैसे चलता है, 90 डिग्री लैग करके। करंट हमेशा ऊपर, ये करंट है, ये क्या है, वोल्टेज है, तो करंट हमेशा ऐसे हमेशा लीड करेगी। तो वही लिखा है -J से, कितने 90 डिग्री लैग करती है, और करंट कितना करती है, 90 डिग्री अप में रहती है, ऐसे करके। ठीक है, या ऐसे करके बता सकते हैं, कैसे भी। पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो 90 डिग्री -90 डिग्री लिखेंगे, VC को और IC को 0 डिग्री। और इसका ये भी लिख सकते हैं आप, दोनों में फेज कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। या ये भी लिख सकते हैं, अगर VC 0 डिग्री है तो आप, और करंट क्या होगी, करंट को आप जैसे दिखा सकते हैं IC 90 डिग्री प्लस में। ठीक है, मतलब हमने VC को -90 दिखाया तो IC को 0 दिखा रहे हैं, मतलब हम, ये रहा हमारा IC और ये रहा हमारा VC। ठीक है, और हम अगर करंट ऐसे निकालें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैंने बताया था ऐसे जाते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं, तो नेगेटिव, ये नेगेटिव एंगल आएगा, ये वाला एंगल जो है वो नेगेटिव है। और अगर मैं ऐसे रख दूं VC, ये देखिए ये VC है, इसको 0 डिग्री पे रख दिया, और करंट को ऐसे, ये करंट है ब्लैक वाला, तो ऐसे करके जा रहे हैं एंटी क्लॉक, तो ये कितना 90 डिग्री हो गया, वही दिखाया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको बता चुके हैं, VC e⁻j 90 डिग्री, IC e⁻j 0 डिग्री। इसको भी ऐसे लिखना चाहें तो VC e⁻j 0 लिख सकते हैं और J 90 लिख सकते हैं। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन। आप देखते हैं, मैं बताता हूं आपको फेजर हम कैसे लिखते हैं इसका। देखिए, अब फेजर में हम फेजर बनाने जा रहे हैं एक सी सर्किट का। देखिए, एक फेमस इक्वेशन और बता देता हूं आपको, V = CV। ये इक्वेशन है किसकी, वो कैपेसिटर की है, जिसमें ये कैपेसिटेंस होती है, धारिता होती है किसी कैपेसिटर की, ये वोल्टेज होता है और ये चार्ज होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा सी है वो किसमें स्टोर करता है एनर्जी, वो चार्ज के फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में करता है। और इंडक्टर किस फॉर्म में करता है, मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में करता है, जिसको हम फ्लक्स कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, इसकी जो इक्वेशन है, फेमस इक्वेशन, वो ये है कि अगर IC निकालना है तो C dVC/dt कर दीजिए, ये VC होता है यहाँ का वोल्टेज,
और ये आईसी होता है, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/c तो वोल्टेज निकल आएगा। फेमस। आइए फेजर की बात करते हैं। ये फेजर मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि ये दो तरीके से लिख सकते हैं, VC0 और IC90 दिखा दीजिए, VC90 दिखा दीजिए, IC0 दिखा दीजिए। अभी जस्ट पीछे तो अभी मैं ये दिखा रहा हूं कि VC अगर 0 पे होता, अगर VC 0 पे होता तो ये 90 डिग्री क्या करता है, लीड करती है करंट, तो IC कहां होता, IC 90 डिग्री। ठीक है। और अगर इस तरीके से दिखाना चाहें, अगर आप यहां पर आप इसको IC को यहां दिखाना चाहें तो IC 0 डिग्री और ये VC 90 डिग्री, -90 डिग्री। देखिए ये मैंने ऐसे इस डायरेक्शन में लिया तो ये प्लस पॉजिटिव है। ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूं तो ये नेगेटिव एंगल है। लेकिन बात वही है, IC ये देखिए जो IC ये है करंट, ठीक है, ये रेड वाला IC 90 डिग्री लीड करती है। 90, अगर मुझे यहां से यहां जाना होगा तो 90 डिग्री का टाइम लगेगा, समझ लीजिए। तो 90 डिग्री लीड करती है करंट। और अगर मैं इसी फेजर डायग्राम में अगर मैं देखूंगा मुझे IC से VC पे आना हो तो -90 डिग्री आना पड़ेगा ना। बस यही बात है कि VC जो है वो 90 डिग्री, इसीलिए हमने VC को कहा -jVC और IC को हमने कहा +jIC। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो करंट है वो 90 डिग्री क्या करती है, लीड करती है। करंट क्या करती है, करंट आपकी 90 डिग्री लीड करती है, आगे रहती है बस। और वोल्टेज आपका पीछे रहता है, कितने डिग्री, लैग बाई 90 डिग्री, लैग बाई पीछे रहता है। आप ये समझ लीजिए ना, आप वोल्टेज देखिए, करंट ये रही, वोल्टेज ये रहा, तो 90 डिग्री करंट आगे रहती है और पीछे कितना रहता है, वोल्टेज 90 डिग्री। तो बस यही था फेजर डायग्राम। चाहे आप ऐसे बना लीजिए इसका फेजर डायग्राम, चाहे ऐसे बना लीजिए, बात एक ही है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि करंट इसमें क्या करती है, 90 डिग्री लीड करती है और वोल्टेज लैग करता है। जस्ट अपोजिट होता है इसका इंडक्टर में। एक चीज याद रख लीजिए, कैपेसिटर का याद रख लीजिए और इंडक्टर का याद रख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है, तो यहाँ पर करंट लीड करती है, बस इतना ही। और 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम देखेंगे RL सर्किट, RC सर्किट, जो भी सर्किट आएगा वो उसका फेजर डायग्राम देखेंगे। थैंक यू सो मच।